नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सीमा सुरल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज पुनः प्रकृतिवाद जो कि आर्थिक विचारों के इतिहास की श्रृंखला में एक बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा है, मैं उस पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज हम प्रकृतिवादियों के प्रमुख विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। उनका पहला विचार है व्यापार संबंधी विचार। प्रकृतिवादियों ने व्यापार को अनुत्पादक बताया था। उनके अनुसार विनिमय के अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जितना देता है उतना ही दूसरा उसे दे देता है। तो इसमें किसी भी नई वस्तु का उत्पादन व्यापार से नहीं होता, इससे धन बढ़ने के बजाय घट जाता है। प्रकृतिवादियों में विशेषकर ला रिविएरे ने व्यापार की तुलना एक शीशे से की थी। जिस प्रकार अनेक शीशों में एक ही व्यक्ति अनेक रूपों में दिखाई देता है, उसी प्रकार उत्पादन के क्षेत्र में व्यापार भी एक छलावा है। व्यापार उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकता क्योंकि विनिमय के अंतर्गत समान मूल्य के बदले समान मूल्य दिया जाता है। तो इस प्रकार प्रकृतिवादियों ने विनिमय के प्रत्येक कार्य को अनुत्पादक समझ लिया था। उनके अनुसार व्यापार चाहे आंतरिक हो अंतर्राष्ट्रीय हो, अनुत्पादक ही होता है। विदेशी व्यापार के बारे में जैसा कि वणिकवादियों ने विदेशी व्यापार को आय और समृद्धि का बहुत महत्वपूर्ण साधन माना था, परंतु प्रकृतिवादियों ने बोला कि आंतरिक व्यापार की तरह विदेशी व्यापार से भी कोई वास्तविक उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि एक देश का लाभ दूसरे देश की हानि होती है। तो इतना सब कुछ मान लेने के बाद भी प्रकृतिवादी विदेशी व्यापार को इतना सब कुछ होने के बाद प्रकृतिवादी विदेशी व्यापार को महत्व नहीं देते थे और उनका विचार था कि विदेशी व्यापार एक आवश्यक बुराई है और जिनसे लेकिन उन्होंने ये कहा था कि विदेशी व्यापार उन वस्तुओं के लिए अनिवार्य समझा जा सकता है जिन वस्तुओं को देश में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। प्रकृतिवादी एक ओर तो व्यापार को अनुत्पादक मानते हैं और दूसरी ओर कई बार जैसे उन चीज़ों के विदेशों से उन चीज़ों को आयात करने का समर्थन भी करते हैं जो अपने यहाँ उत्पादित नहीं की जा सकती। तो यह उनका एक विरोधाभासी कथन है। प्रकृतिवादी विचारक अपनी संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्राकृतिक व्यवस्था से व्यवस्थित करना चाहते थे। उन्होंने प्रकृति को सर्वोच्च महत्व दिया था, परंतु दुर्भाग्यवश जिस प्रकृति की वे पूजा करते थे वही प्रकृति ने उनका साथ नहीं दिया और प्राकृतिक प्रकोप के कारण फ्रांस में लगातार फसलें नष्ट होती रहीं और इस कारण फ्रांस की दशा खराब होती रही। तो प्रकृति इतनी विशाल है कि उसे हमारी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने का अवसर नहीं है, ऐसा गैलियानी ने कहा था और नेकर ने भी गैलियानी का समर्थन करते हुए अनाज के स्वतंत्र व्यापार को समाप्त कर देने की बात कही थी। प्रकृतिवादियों का जो दूसरा महत्वपूर्ण विचार है वह है राज्य के कार्य। तो राज्य के कार्य में प्रकृतिवादियों का विचार था कि शासन कानून बनाने की क्षमता नहीं रखता है, वह केवल प्राकृतिक कानूनों को ही राज्य में लागू करवा सकता है। लोगों को प्राकृतिक नियमों के अनुसार स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और कम से कम कानून बनाए जाने चाहिए। तो उनका एक बार रूस की रानी कैथरीन ने रिविएरे को सेंट पीटर्सबर्ग बुलाया और देश के लिए नया संविधान बनाने के संबंध में परामर्श मांगा। तो उन्होंने राय दी थी कि उद्देश्यों की पूर्ति का सबसे अच्छा तरीका है कि चीज़ों को अपना रास्ता स्वयं चुनने दिया जाए और कहते हैं कि इस पर उन्हें तत्काल सेवा मुक्त कर दिया गया था। प्रकृतिवादियों के अनुसार सबसे अच्छी सरकार वह होगी जो विधान के द्वारा बेकार कानूनों को समाप्त कर दे। उनका यह कहना था कि
यदि कहीं नए नियमों की आवश्यकता है तो भी वह नियम प्रकृति के अलिखित नियमों से उदार होने चाहिए, क्योंकि व्यक्ति में नए कानून बनाने की क्षमता नहीं है। प्रकृतिवादियों का कहना था कि राजशाही होनी चाहिए, पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को सिंहासन पर बिठाया जाना चाहिए। यहाँ पर यह आशंका की जा सकती है कि जो प्रकृतिवादी स्वतंत्रता के इतने अधिक समर्थक थे वह राजशाही को स्वीकार करने के लिए कैसे तैयार हो गए। तो उनका यह कहना था कि प्रकृतिवादियों की जिसके साथ खानदानी रिश्ता जुड़ा हुआ होता है, तो इस कारण से राजशाही में भी खानदानी अधिकारों को वह पसंद करते थे। राजशाही को वह गुलामी नहीं समझते थे, वह प्राकृतिक व्यवस्था की राजशाही चाहते थे। राजा को प्राकृतिक व्यवस्था का अवतार समझते थे और कहते थे कि राजा का कार्य उन ऊंचे नियमों को प्रजा तक पहुंचाना है जो प्रकृति ने उन्हें सौंपे हैं। प्रकृतिवादी राजा को ऑर्केस्ट्रा के नेता की भांति मानते थे। उनका कहना है कि जिस प्रकार ऑर्केस्ट्रा के प्रधान की आज्ञा से ऑर्केस्ट्रा बजता है, ठीक इसी प्रकार राजा की आज्ञा से प्राकृतिक व्यवस्था का पालन होता रहता है। उनके अनुसार राजा का मुख्य कार्य प्राकृतिक नियमों को लागू करवाना था। इसके अतिरिक्त राजा का काम पुल, सड़क, नहर, शिक्षा आदि की व्यवस्था करना था। कहने ने प्राकृतिक व्यवस्था के बारे में लोगों को शिक्षण दिए जाने के बारे में बताया ताकि इस व्यवस्था के बारे में सही सही जानकारी प्राप्त हो सके। तीसरा जो उनका प्रमुख विचार था, करारोपण संबंधी विचार था। राजकाज के संचालन के लिए क्योंकि आय की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रकृतिवादियों ने करारोपण को सर्वोच्च स्थान दिया। करारोपण किन साधनों, किन व्यक्तियों पर किया जाए, इस संबंध में प्रकृतिवादियों का कहना था कि भूमि तथा भूमि के स्वामियों पर ही करारोपण किया जाना चाहिए, क्योंकि भूमि से ही शुद्ध आय प्राप्त होती है और भूस्वामी को ही वास्तविक बचत प्राप्त होती है। इस कारण उनका ये कहना था कि मजदूरों पर और जो साहसी हैं उन पर करारोपण नहीं किया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं था कि वह अत्यधिक करारोपण के पक्ष में थे। उन्होंने कहा कि यदि हम बहुत अधिक करारोपण कर देंगे तो उससे भी कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि करारोपण अगर करें तो उसमें केवल भूमि पर ही करारोपण किया जाए, अन्य उत्पादन के साधनों पर करारोपण नहीं किया जाए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत संपत्ति। प्रकृतिवादी व्यक्तिगत संपत्ति के समर्थक थे। वे किसान को शुद्ध उपज का साधक मानते थे, परंतु वे भूस्वामी को, जो कि बिना परिश्रम के आय प्राप्त करता है, उसे पैरासाइट या परजीवी मानते थे। लेकिन फिर भी वे भूस्वामियों के अस्तित्व को स्वीकार करते थे और उन्होंने बताया कि भूस्वामियों के द्वारा ही भूमि को कृषि योग्य बनाया जाता है, अतः कृषि उत्पादन में से उन्हें हिस्सा मिलना चाहिए। व्यक्तिगत संपत्ति के समर्थन में उन्होंने सोशल यूटिलिटी आर्ग्यूमेंट दिया था और आजकल भी इसकी बहुत चर्चा की जाती है। उनका ये कहना था कि यदि भूस्वामियों को उनका हिस्सा नहीं दिया गया तो वे भूमि को कृषि के प्रयोग से हटा देंगे, जिससे समस्त उत्पादन रुक जाएगा। उनका ये कहना था कि जीवन यापन के लिए व्यक्तिगत संपत्ति होना आवश्यक है। तो ये प्रकृतिवादियों के प्रमुख विचार थे। अब हम चर्चा करेंगे प्रकृतिवादियों के विचारों का क्या महत्व और क्या प्रभाव रहा है। अर्थ विज्ञान के विकास में प्रकृतिवादियों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उस समय की प्रचलित आर्थिक सामाजिक बुराइयों को इस व्यवस्था ने काफ़ी हद तक दूर कर दिया था। और उसके महत्व की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहला तो ये है कि आधुनिक अर्थ में अर्थशास्त्र की नींव डालने वाले अगर कोई थे तो उनको हम प्रकृतिवादी कह सकते हैं। विशेष रूप से अलेक्जेंडर ग्रे ने लिखा है कि कहने को आधुनिक अर्थ में अर्थशास्त्र की नींव डालने वाला कहा जा सकता है। प्रकृतिवादियों ने कई ऐसे महत्वपूर्ण नियम और सिद्धांत निर्मित किए जो आगे चलकर बहुत उपयोगी हुए, जैसे धन के वितरण की व्याख्या, शुद्ध उपज के सिद्धांत
जो कि आगे लगान के सिद्धांत के रूप में प्रचलित हुआ। यही नहीं, एडम स्मिथ के मूल्य के सिद्धांत को भी हम यह कह सकते हैं कि ये प्रकृतिवादियों से प्राप्त हुआ था। शूम्पीटर का कहना है कि कैने ने ही सर्वप्रथम जनरल इक्विलिब्रियम की धारणा का प्रतिपादन किया था। प्रकृतिवादियों ने ही उत्पादन के साधनों के वर्गीकरण का मार्ग प्रशस्त किया और प्रकृतिवादी व्यक्तिगत संपत्ति के समर्थक थे। वास्तव में व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा ही देश में समृद्धि ला सकती है, ऐसा उनका विचार था। प्रकृतिवादियों ने व्यापार की अपेक्षा कृषि को महत्व दिया। उनकी कृषि उपयोगिता संबंधी विचार बहुत महत्वपूर्ण है। उनका यह कहना था कि जब तक कृषि उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब तक न तो व्यापार बढ़ेगा और न देश की दशा सुधरेगी। ये प्रकृतिवादी थे जिन्होंने सर्वप्रथम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचारों का समर्थन किया। वणिकवाद, विशेषकर कॉल्बर्टवाद के विरुद्ध विद्रोह का सूत्रपात प्रकृतिवादियों ने किया। उनकी स्वतंत्र व्यापार की नीति का महत्व आज भी बना हुआ है। प्रकृतिवादियों के विचारों से हमारे आर्थिक सिद्धांतों को बहुत समृद्धता प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी कुछ त्रुटियां प्रकृतिवाद के अंतर्गत हम पाते हैं। तो उन त्रुटियों की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहला है, हालांकि फ्रांस में प्रकृतिवाद काफ़ी समय तक चर्चा का विषय रहा और यूरोप के देशों में भी इस विचार ने हलचल पैदा की, परंतु अगर हम इनकी त्रुटियों की बात करें तो अनेक त्रुटियां इनमें थीं। जैसे सबसे पहले विरोधाभास। प्रकृतिवादियों के विचारों में विरोधाभास की ध्वनि झलकती है। एक ओर स्वतंत्रता की बात करते हैं, दूसरी ओर शक्तिशाली शासन व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। दूसरा है शुद्ध उपज का विचार जो उन्होंने दिया वह नितांत गलत था। शुद्ध उपज वह कृषि से ही प्राप्त मानते थे। उनका कहना था कि कृषि से ही शुद्ध उपज प्राप्त होती है, जबकि उद्योग और व्यापार को वह अनुत्पादक कहते थे, जो कि उनके विचार सही नहीं हैं। तीसरा, उन्होंने प्राकृतिक नियमों का मनमाना प्रयोग किया। प्रकृतिवादियों का प्राकृतिक नियमों पर अटूट विश्वास था। वे इन नियमों को मनमाने रूप में लागू करना चाहते थे। उन्होंने इस बात का तनिक भी नहीं विचार किया कि कौन से नियम कहाँ पर लागू होने चाहिए। प्रकृतिवादियों की एक अन्य त्रुटि की चर्चा करें तो उन्होंने जो मूल्य संबंधी विचार दिए वह भी बहुत भ्रामक थे। मूल्य के बारे में उन्होंने जो कुछ भी कहा है उससे लगता है कि वह पूर्णतया मूल्य सिद्धांत से अनभिज्ञ थे। तुर्गों ने मूल्य के संबंध में अवश्य कुछ उपयोगी बातें कही, परंतु उनका मूल्य का विचार ज़्यादा विकसित नहीं हो सका। मूल्य संबंधी विचार सही नहीं होने के कारण ही उसने विनिमय और उद्योग को अनुत्पादक कहा था। नेक्स्ट जो त्रुटि हम कह सकते हैं वो है कि उनके उत्पादन संबंधी विचार बहुत भ्रामक थे। कृषि को ही प्रकृतिवादी उत्पादक मानते थे, व्यापार और उद्योगों को अनुत्पादक मानते थे। उद्योगों और व्यापार में लगे हुए श्रमिकों को भी उन्होंने अनुत्पादक बता दिया। यदि वे अपनी इस बात पर दृढ़ होते तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन भ्रम तो उत्पन्न तब होता है जब वे अनेक स्थलों पर व्यापार और उद्योग को भी समाज के लिए आवश्यक समझ लेते हैं। खान, मछली उद्योग, वनों के बारे में प्रकृतिवादियों ने अलग अलग विचार दिए हैं जो कि परस्पर विरोधाभासी हैं और लोगों को वह विचार भ्रमित कर देते हैं। यदि हम प्रकृतिवादियों की अन्य त्रुटि के बारे में चर्चा करें तो प्रकृतिवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता में बहुत अधिक विश्वास करते थे। वे व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। उनकी स्वतंत्रता सीमा से भी आगे बढ़ गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने सामाजिक कर्तव्यों तक को भुला दिया था। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकृतिवाद कोई वैज्ञानिक वाद नहीं है। उनके विचारों और उनकी बातों में परस्पर विरोध पाया जाता है। जैसे एक ओर वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक थे, जबकि दूसरी ओर वह निरंकुश शासन व्यवस्था को लागू करना चाहते थे। एक ओर वे विदेशी व्यापार को बुरा बताते हैं, दूसरी ओर उन्होंने स्वतंत्र व्यापार के भी गुणगान किए। स्वतंत्र व्यापार के पक्षपाती होते हुए भी वे उद्योग धंधों को अनुत्पादक मानते थे, केवल कृषि को ही उत्पादक मानते थे। इस प्रकार प्रकृतिवाद आर्थिक विचारों के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है,
परंतु फिर भी ये कहा जा सकता है कि एक बहुत सुव्यवस्थित व्यवस्था हम प्रकृतिवाद को नहीं कह सकते। धन्यवाद।